परिवार ने सलाह मानी। उसी शाम वे उसे फिर से अस्पताल ले गए। अगले दिनों में उसकी तबीयत बेहतर दिखी। बुखार उतर गया, चोटें भरने लगीं, उसकी आंखों की चमक लौटती दिखी। पर रातों में कभी कभी वह हौले से कमरे के कोने में ताकता, जैसे किसी अनदेखी चीज की गंध सूंघ रहा हो। माँ उसके माथे पर हाथ फेरकर सो जाती और आन्या दरवाजे के पास वाली कुर्सी पर बैठकर धीमे धीमे कोई किताब पढ़ती रहती। हिज्जों के बीच बीच में कभी अनायास उसकी निगाह खिड़की पर टिक जाती। आखिर परिवार ने तय किया कि वे भोपाल छोड़ देंगे। शहर की हर सड़क, हर मोड़, हर शाम का कोहरा जैसे उन्हें वही रात याद दिला देता था। कुछ हफ्तों की भागदौड़ के बाद वे उज्जैन के शांत मोहल्ले में एक नए घर में शिफ्ट हो गए, जहां गलियों में सुबह सुबह घंटों की रुंझुन और रातों में पीपल के पत्तों की धीमी सरसराहट सुनाई देती थी। नई खिड़कियां, नई सीलिंग, नया आंगन और सबसे जरूरी कोई याद जो दीवारों पर नहीं ठगी थी। यहां आरव धीरे धीरे सामान्य होने लगा। उसने फिर से अपनी किताबें उठाईं, माँ की रसोई में चाय बनाना सीखा और पापा के साथ शाम की सैर पर जाने लगा। कई बार उसका हंसना बहुत साधारण लगता, जैसे वह हमेशा से वैसा ही था, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। पर कुछ रातें अब भी ऐसी आती जब धुंध थोड़ी ज्यादा घनी होती और खिड़की के बाहर से दूर कहीं किसी पायल की बहुत धीमी सी छनकार सुनाई देती। उन रातों में आन्या चुपचाप उठकर खिड़की की कुंडी खींच देती। कमरे में दीपक की जगह अब आरव की धीमी सांसों की लय सुनती और खुद को याद दिलाती, वह कहानी अब बीत चुकी है। और सच भी यही था, कहानी बीत चुकी थी। जिस साया ने उनके घर की सांसों को कुछ वक्त के लिए जकड़ लिया था, वह किसी अनजान मोड़ पर किसी और धुंध में खो चुका था। आरव अब बिल्कुल ठीक था। उसके चेहरे पर अब जो मुस्कान थी वह उसकी अपनी थी, गरम, मानवीय और इस बार बिल्कुल जीवित।